चलिए ध्यान दीजिए, एक बच्चे का सिलेबस चेंज होगा, बीपीएससी कब क्या करेगा वो तो अभी परीक्षा के एक दिन पहले तक वो परिवर्तन करते रहता है। लेकिन एक दो चीज किया है कि दो बच्चे का मेंस में अगर अंक समान हो गया तो निबंध में जिसका ज्यादा नंबर है वो पास घोषित किया जाएगा, दूसरा निबंध में छोड़ करके इधर जीएस में है तो उसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। मतलब निबंध जीएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया। अगर दोनों का मार्क्स समान है और निबंध में भी नंबर समान है तो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले है उसको पहले चुना जाएगा। तो बुजुर्ग लोग को पहले चुना जाएगा, जो जवान लोग हैं उनको अगला चांस दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इधर कुछ परिवर्तन किया है, पहले ऑप्शनल से था, अब आपका निबंध से किया गया था। एक परिवर्तन यह है। दूसरा है कि कुछ और मुद्दे को जोड़ा सिलेबस पे। तो अभी कोई ये नहीं है कि इसी बार जुटेगा, ऐसा नहीं है। बदले हुए परिवर्तन का मतलब इसी पैटर्न से मेन मतलब था। तो बाकी इस बार जो एग्जाम होंगे जो पढ़ रहे हो सब उसी पर रहेगा। अगले बार उम्मीद है कि और 10-12 टॉपिक बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, तो जितना पढ़ रहे हो तो रहेगा ही, कुछ और बढ़ गया तो बढ़ गया, चाहिए। चलिए हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास में 1857 के विद्रोह की प्रकृति। चलिए नीचे लिख दीजिए 1857 के विद्रोह की प्रकृति। नीचे लिखिए, नीचे लिखे 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ, विस्तार, विस्तार और इसमें शामिल लोग, के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर इसके प्रकृति का निर्धारण, इसके प्रकृति का निर्धारण इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है, इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार इसे महत सिपाही विद्रोह, तो कुछ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। इस विद्रोह की प्रकृति को, इस विद्रोह की प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, विद्रोह की प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है, निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। चलिए नीचे लिख दीजिए सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। पिछले क्लास में आपको बताया था, फिर से हल्का सुन लीजिए तेजी में। सैनिक विद्रोह कौन बोले थे? तो आपको याद है लॉरेंस और सीले, याद है ना। लॉरेंस और सीले ने इसे कौन सा विद्रोह कहा? सैनिक विद्रोह का। क्यों कहा? क्योंकि लॉरेंस और सीले का मानना था कि इसको प्रारंभ करने वाले कारण जो थे वो चर्बी वाले कारतूस की घटना, वह सैनिक से संबंधित। प्रारंभकर्ता मंगल पांडे सैनिक थे, इसके विस्तार देने वाले मेरठ के सिपाही थे। यहाँ रोहिणी देवघर में बिहार में भी सिपाहियों ने ही विद्रोह किया। वीर कुंवर सिंह के पास भी दानापुर रेजिमेंट के सिपाही गए। मिला जुला के सभी, चाहे वो दिल्ली के बहादुर साहब हो चाहे जो हो, सभी एक दूसरे से जो संबंधित रहे वो किससे संबंधित थे? सैनिक। और इसीलिए यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के अलावे और कुछ नहीं था। ऐसा कौन कहे? लॉरेंस और सीले। देखिए पहला तो नाम देंगे कौन बोले, फिर दो लाइन में लिखेंगे क्यों बोले, और फिर आप अपनी बात दो लाइन में रख दो। अब आप कहोगे परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह विद्रोह सैनिक विद्रोह प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, कई ऐसे विद्रोही थे जो सैनिकों से संबंधित नहीं रहे। इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहना इसकी महत्ता को कम आंकना है, बस काम खत्म हो गया। महत्ता को कम आंकना है, ये जो लोग कम वैल्यू दे रहा है वो केवल सैनिक विद्रोह करके काम चला दे रहा है, तो इसकी महत्ता को कम आंकना, बस ये लाइन को अंडरलाइन कर देगा। तो जल्दी से लिख दीजिए, लिखे प्रमुख इतिहासकार लॉरेंस सीले, प्रमुख इतिहासकार लॉरेंस सीले, लॉरेंस सीले इत्यादि ने इसे सैनिक विद्रोह का, इसे सैनिक विद्रोह का, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण, इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सैन्य गतिविधि से संबंधित था, सैन्य गतिविधि से संबंधित था। बैरकपुर छावनी के सिपाही ने, बैरकपुर छावनी के सिपाही ने इसे प्रारंभ किया, तो मेरठ के सिपाहियों ने इसका विस्तार दिया, तो मेरठ के सिपाहियों ने इसका विस्तार दिया, विस्तार दिया। बिहार में दानापुर छावनी के सिपाही, दानापुर छावनी के सिपाही विद्रोह कर वीर कुंवर सिंह से जा मिले, विद्रोह कर वीर कुंवर सिंह से जा मिले। इन घटनाओं के कारण, इन घटनाओं के कारण इसे सैनिक विद्रोह कहा गया, इसे सैनिक विद्रोह कहा गया।
सैनिक विद्रोह कहा गया। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दे। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। कई विद्रोही जैसे लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इत्यादि का कोई सैनिक संबंध नहीं था, इत्यादि का कोई सैनिक संबंध नहीं था। अतः इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहना, सिपाही विद्रोह कहना इसकी महत्ता को कम करके आंकना है, इसकी महत्ता को कम करके आंकना है, इसकी महत्ता को कम करके आंकना है। चलिए ध्यान दे, अगला नंबर नीचे लिख दे, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। दो को थोड़ा बड़ा कर दोगे, बाकी दो थोड़ा थोड़ा छोटा कर लोगे, बस 5 पॉइंट दे दोगे काफी। देखिए आपको समझाए थे 1857 के विद्रोह को दो प्रमुख इतिहासकार हैं, एक आउटरम और एक टेलर। आउटरम और टेलर ने कहा कि अंग्रेज ईसाई थे और ईसाई के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम ने षड्यंत्र किया था। कारण इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लिए, जहां एक और नाना साहब, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह हिंदू थे, तो वहीं लियाकत अली, बेगम हजरत महल और जल्दी बोलिए पीर अली, कई लोग का नाम ले सकते हो, ये सभी मुस्लिम थे और इसीलिए इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। लेकिन पुनः फिर पैराग्राफ चेंज करके आप कहोगे कि चूंकि यह विद्रोह पूर्व से सुनियोजित नहीं था, इसके कार्यक्रम पहले से कोई निर्धारित नहीं थे, जिसके कारण इसे षड्यंत्र कहा ही नहीं जा सकता। बात समझे? और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना यह क्या दर्शाता है? धार्मिक संकीर्णता को दर्शाता है। जो लोग ऐसा कह रहा है वो धार्मिक रूप से बड़ा संकीर्ण आदमी, ये दोनों को धर के लपेट देना, ये इतना नीचे सोचता का है, भारतीय इतना नीचे शुरू नहीं होता कि ईसाई है इसलिए हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, फलाना हो जाओ, ये धार्मिक संकीर्णता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम इस बात को लिख देंगे, लिखिए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कैसे लिखे? प्रमुख इतिहासकार आउटरम और टेलर, प्रमुख इतिहासकार आउटरम और टेलर इत्यादि ने, आउटरम और टेलर इत्यादि ने, आउटरम और टेलर इत्यादि ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया, इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया, षड्यंत्र की संज्ञा दिया। इनका यह मानना था, इनका यह मानना था कि अंग्रेज ईसाई थे, अंग्रेज ईसाई थे जिनके विरुद्ध भारतीय हिंदू और मुस्लिमों ने षड्यंत्र किया, भारतीय हिंदू और मुस्लिमों ने षड्यंत्र किया, भारतीय हिंदू और मुस्लिमों ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र किया। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, यह विद्रोह में विद्रोहियों के बीच, इस विद्रोह में कर दो, इस विद्रोह में विद्रोहियों के बीच, इस विद्रोह में विद्रोहियों के बीच सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव था, विद्रोहियों के बीच सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव था, सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव था, जिसके कारण इसे षड्यंत्र कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसे षड्यंत्र कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, षड्यंत्र कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, उचित प्रतीत नहीं होता है। और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना धार्मिक संकीर्णता को दर्शाता है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहना धार्मिक संकीर्णता को दर्शाता है, धार्मिक संकीर्णता को दर्शाता है। चलिए एक और हम लोग देख लें, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। आपको बताए थे एक प्रमुख इतिहासकार हैं होम्स, और होम्स का मानना था, पहले लिख लीजिए, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष और समझ लीजिए। अभी सबको पॉइंट्स को छोटा कर देंगे, 3 छोटे पॉइंट्स दे दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, चलिए ध्यान से सुनेंगे आप। इतिहासकार का नाम क्या है? होम्स। होम्स का मानना था कि अंग्रेज सभ्यता के साथ भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह नियम, मतलब तुम्हारे अंदर जो असभ्य बात है उसको हम हटा के सभ्य बनाना चाह रहे, परंतु भारतीय बर्बर लोग, बुद्धिहीन है, जो सभ्य बना रहा है उसी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है कि हमको सभ्य क्यों बना। अब देखिए ये सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष को होम्स ने बताया। क्या आपको कहीं से लगता है कि उचित है? जल्दी बताइए। तो ये कहना उचित प्रतीत नहीं होता है, ये कहने से प्रतीत है कि अंग्रेज स्वयं को ही श्रेष्ठ और भारतीय को हीन मान रहे हैं, जो गलत। तुम अपने को कह रहा है कि हमारी सभ्य है और उधर कह रहा है बर्बर है, तो मतलब है खुद से खुद
अपने को अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। इसको एक मुहावरा में हम कह सकते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू, जो अपने मुंह से ही कह रहा है कि हमें सबसे अच्छा है। तो ये चीज हम लोग नोट करेंगे, तो नीचे लिख दीजिए। प्रमुख इतिहासकार होम्स ने प्रमुख इतिहासकार होम्स ने प्रमुख इतिहासकार होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष माना। इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष माना। सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष माना। उनके अनुसार उनके अनुसार अंग्रेज सभ्य थे, अंग्रेज सभ्य थे और वे भारतीय बर्बर समाज को और वे भारतीय बर्बर समाज को सभ्य बनाने का प्रयास किए, सभ्य बनाने का प्रयास किए, जिससे संघर्ष हुआ, जिससे संघर्ष हुआ, जिससे संघर्ष हुआ। पैराग्राफ चेंज करके, यह विचार उचित प्रतीत नहीं होता है, उचित प्रतीत नहीं होता है। यह स्वयं के श्रेष्ठता के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया प्रतीत होता है, स्वयं के श्रेष्ठता के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया प्रतीत होता है, स्वयं के श्रेष्ठता के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया प्रतीत होता है, श्रेष्ठता के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। चलिए दो और पॉइंट्स कर ले तो काफी है, जिसमें अब दो में सबसे इंपॉर्टेंट है सावरकर और मजूमदार। ऐसे तो और लोग का चलोगे तो धर्म युद्ध, रिज ने कहा था कि धर्म युद्ध है, लेकिन क्योंकि जीएस से बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। दो पॉइंट्स और कर लीजिए। पहले हम लोग कर लेते हैं किनका, सावरकर का, तब मजूमदार का। सावरकर ने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो नीचे लिख दीजिए विद्रोह की प्रवृत्ति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से समझें तो क्लियर हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब हमने आपको समझाया था, याद कीजिए। इसमें बताया था कि प्रमुख व्यक्ति जो इनका सिद्धांत दिए उनका नाम क्या है, बीडी सावरकर। सावरकर ने क्यों ऐसा कहा, प्रथम शब्द क्यों लगाया? तो सावरकर ने कहा कि पहली बार किसान, मजदूर, राजा, समाज के सभी वर्ग इसमें भाग लिए। इसके पहले संथाल विद्रोह है, लेकिन केवल संथाली भाग लिए, उसमें सामान्य वर्ग का भागीदारी नहीं। और ये पहली बार है किसान, मजदूर, राजा सब लोग भाग ले रहे हैं, जिसके कारण यह भारत का पहला जन आंदोलन उन्होंने माना। इसलिए प्रथम की बात चल रही। इसका विस्तार भी पूर्व के जितने भी आंदोलन है उससे ज्यादा है, और इसीलिए उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। पैराग्राफ चेंज करके कह देना है कि परंतु इस समय राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं थी और विद्रोही राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु विद्रोह नहीं कर रहे थे, इसलिए यह कथन भी बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है, ये भी खत्म हो जाए। और तब लास्ट वन चलेंगे, न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम। इन्हीं की बात को धर के खींच दिए, इनका मैं सब में न लगा दी। और कौन लगा दिए, मजूमदार। मजूमदार ने कहा कि इसके पूर्व भी कई विद्रोह हो चुके हैं, पहला नहीं है, स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा गया, और कोई बहुत बड़ा संग्राम युद्ध भी नहीं है, तो इसीलिए संग्राम मैंने अचानक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में लड़ना, तो वैसा भी नहीं है, इसलिए न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम। ये दोनों की बात कहने के बाद अब आप लास्ट निष्कर्ष पहुंचाओ, और लास्ट निष्कर्ष में कहोगे कि इस प्रकार 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह से कुछ ऊपर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नीचे प्रकृति का माना जा सकता है। यह विद्रोह एक अनियोजित, अनियोजित का मतलब पहले से कोई प्लान है नहीं, असंगठित, असंगठित का मतलब क्या सभी में संगठन बना हुआ है नहीं, सब अपना अपना लड़ रहे हैं, अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था। ये आप एक अगला अपना नेचर दे दो। तुमसे पूछा जा रहा क्या है, तो कहना कि आप लोग जो बोले उसमें किसी से ऊपर या किसी से नीचे, हम बीच में, और ये अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था। आंसर हो गया कंप्लीट, तो जल्दी से दोनों कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, लिख दीजिए। हाँ, कार्ल मार्क्स जब भी देखेंगे तो वो अपना मार्क्सवादी चश्मा से देखेंगे, मजदूर के चश्मा के देखेंगे, तो किसान मजदूर के संगठन के रूप में कार्ल मार्क्स देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए किसान मजदूर जो लिखा गया, ये दोनों शब्द ही कार्ल मार्क्स के विचार। कार्ल मार्क्स का जन्म 1865 साल तक जिंदा है, जनरली जिंदा वाला हमको याद रहता है, 83 में मर गया, 65 घटा लोगे कितना हो जाता है, 1818। तो 1818 में जन्म लिया है, आप 83 में मरे हैं, 65 साल जिंदा है कार्ल मार्क्स। तो वो 1857 के विद्रोह को सामने से देखें, और इसीलिए उन्होंने इस पर अपना दिया था कि किसान मजदूर का ही मुख्य संघर्ष रहा। तो लिख दीजिए जल्दी से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखे हैं। तुम क्या लिख दिया, क्या लिखा है, समय विद्रोह की प्रकृति, विद्रोह की प्रकृति का लगा रहा, तो क्वेश्चन हो गया विद्रोह की प्रकृति। ये आगे बोल दिया विद्रोह की प्रकृति, आगे लगा दिया विद्रोह की प्रकृति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रकृति तो पहले चल ही रहा है, ये सब जो है मक्खी मार नकल करे वाला, यहाँ वो मच्छर मर रहा है, मार के साटेगा, ऊपर मर रहा है जो, वही वाला नकल करे वाला है। लिखो, लिखिए, बीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया। उनका यह मानना था, उनका यह मानना था कि पहली बार किसान, मजदूर, राजा, बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग सभी ने इस विद्रोह में भाग लिया, सभी ने इस विद्रोह में भाग लिया। इस विद्रोह का क्षेत्र,
इस विद्रोह का क्षेत्र काफी व्यापक रहा, इस विद्रोह का क्षेत्र काफी व्यापक रहा, जिससे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिससे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए इसमें खंडन नहीं कर रहा, खंडन नीचे कर ही लेंगे, उससे नीचे है तो हो जाएगा खंडन। नीचे लिख दीजिए, न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम। विद्रोह की प्रकृति में नीचे लिखिएगा, न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम, लिख दिया। न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम, विद्रोह की प्रकृति कहां लिखा? चलिए तो बताओ कौन दिए? मजूमदार। लिखिए, मजूमदार ने इस विद्रोह को, मजूमदार ने इस विद्रोह को न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम माना, न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम माना, न संग्राम माना। उनका यह मानना था, उनका यह मानना था, उनका यह मानना था कि विद्रोहियों का उद्देश्य, विद्रोहियों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति करना न होकर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति करना न होकर, न होकर अपने क्षेत्र की प्राप्ति करना था, अपने क्षेत्र की प्राप्ति करना था। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, अब हम लोग कंक्लूजन लाइन दे देंगे, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे, निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह, कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह से कुछ ऊपर, सिपाही विद्रोह से कुछ ऊपर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नीचे प्रकृति का था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नीचे प्रकृति का था। यह विद्रोह अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था, यह विद्रोह अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था, अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था, अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था, अनियोजित और असंगठित प्रकृति का था। चलिए तो कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ कि आपने से भूमिका कैसे बनाए, वर्णन कैसे किए, निष्कर्ष कैसे दिए। मैं भूमिका भी बनवा दी, निष्कर्ष भी दे दी। क्या दोनों स्टेप समझ रहे हो ना? भूमिका में देखो प्रकृति है तो सिर्फ प्रकृति की बात की। भूमिका में हम लोग को मालूम है कि ऑटोनॉमी कहा, टेलर कहा, लेकिन उसका नाम छिपा ली, खाली आहिस्ते से कर गई, भी नहीं कि सब जल्दी लिखे कि कोई कह रहा है तो दूसरा रू कह रहा है, चुपचाप रह, बाकी देखिए नीचे बहुत डिटेल में करो। तो भूमिका का मतलब केवल टेलर जैसा तुमको लिखना है। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन हो गया, 1857 के विद्रोह को लास्ट करें, और तब उसके बाद हम लोग को चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस परिस्थितियों में उसकी स्थापना हुई, हम लोग उसकी बात चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे पहले क्वेश्चन या हेडिंग कर दो, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। चलिए ध्यान दीजिए, असफलता के कारण को हम लोग 3-4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स बना लेते हैं, 5 पॉइंट्स में ही डिटेल कर लेते हैं। पहला नंबर तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विद्रोह के व्यापक जो विस्तार है, व्यापक समर्थन है, ये नहीं मिला। क्या सभी राजाओं का समर्थन मिला? सभी राजा का समर्थन नहीं मिला। दूसरा नंबर हम लोग क्या देखे? तो दूसरा नंबर हम लोग देखे कि सभी जितने विद्रोही थे, क्या उनमें आपसी तालमेल था? तो आपसी तालमेल का भी अभाव है। ये नहीं है कि सब एक प्लान बनकर एक नियोजित ढंग से कुछ कर रहे हैं, ये भी नहीं। तीसरा नंबर क्या है? तो इन लोगों के पास एक नेतृत्व नहीं है, या नेतृत्व को इसी में भी कह सकते हैं, एक नेतृत्व नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, उसी में कर लो। और हम लोग अगर देखें तो इन लोगों के पास संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी है। संसाधन इनके पास न तोप है, न उतने बंदूक है, अंग्रेजों के पास सब। अगला नंबर हम लोग कह सकते हैं सेना की दृष्टि से भी जो विद्रोही है, क्या अंग्रेजों की तुलना में ज्यादा सुदृढ़ है? नहीं है। तो सेना भी इनकी सैन्य शक्ति उतना अपेक्षाकृत सुदृढ़ नहीं। इसके वर्णन में चलेंगे कि यद्यपि वो अंग्रेज को हराए, फिर भी वे संख्या में ज्यादा रहने से वो जीत गए। कई बार ऐसा होता है कि 50 को सीआर मिलकर शेर को भी धर लेता है अकेले, बस उनकी संख्या ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक हम लोग और पॉइंट्स देखें, बोलो। सभी राजा नहीं भाग लिए, क्षत्रिय सब इसी में चलेंगे पॉइंट। और पॉइंट्स बोलो। तो सब वही क्या, सब नहीं साथ दिया, वो एक ही में करेंगे। हाँ, राष्ट्रीय एकता का भाव इसी का पॉइंट हो गया। हम लोग ध्यान दें, डाक, रेल, ये सब का विद्रोही प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंग्रेज कहीं कोई विद्रोह हो तो तुरंत चिट्ठी पहुंचा दे रहे। तो ये आपका पॉइंट्स हो गया। अब इसी को हम लोग डिटेल करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, लिखें 1857, 1857 के विद्रोह, के विद्रोह, विद्रोह अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त नहीं कर पाया, अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त नहीं कर पाया। सही नेतृत्व, सही नेतृत्व, सही कार्यक्रम, सही कार्यक्रम
संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी, बहुसंख्यक राजा का अंग्रेजों का साथ होना, बहुसंख्यक राजा का अंग्रेजों के साथ होना, जैसी समस्या, जैसी समस्या इसकी असफलता के केंद्र बिंदु रहे, जैसी समस्या इनकी असफलता के केंद्र बिंदु रहे। केंद्र बिंदु रहे। सीमित संसाधन, सीमित संसाधन और सीमित सैन्य शक्ति, सीमित सैन्य शक्ति के बावजूद, विद्रोहियों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, बावजूद विद्रोहियों ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय है। अदम्य साहस का परिचय दिया, वह प्रशंसनीय है, वह प्रशंसनीय है। देखो, धर के लपेटना नहीं है, सब जो था उसी में सब बड़ी बढ़िया से लड़े, तो इसलिए हम लोग को भारतीय का पक्ष लेना। असफल तो है तो कहे कि कुछ कुछ केंद्र बिंदु है भाई, लेकिन लोग जो उतने में जो किया समझिए बड़ा प्रशंसा के पात्र है। और बाकी डिटेल हम लोग पॉइंट्स कर लेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखो कैसे लिखना है। ये विद्रोह प्रारंभ होते ही एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत होगी, तुरंत फैला देना है, परंतु यह राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाया। फैलाना भी है किंतु परंतु से लटका भी देना, बस। मैंने प्रारंभ हुआ, फैला, लेकिन राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त नहीं किया, पूरे राष्ट्र में नहीं फैल। फिर कहना है बहुसंख्यक राजा अंग्रेजों के ही साथ हो। दो चार गद्दारों का नाम भी लिख देना है। सिख रेजिमेंट, सिखों के द्वारा कहीं साथ अंग्रेजों का है। सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया को याद है ना, तो वो सबका नाम भी लिख देना है कि ये सभी। अब सोचो अंग्रेज स्वयं कहे कि सिंधिया अगर आज भी हम लोग का विरोध हो जाए तो बिस्तर समेटना पड़ जाए, क्योंकि सिंधिया के कारण ही लक्ष्मीबाई मारी गई। तो लक्ष्मीबाई ग्वालियर में मरी और ग्वालियर में सिंधिया, तो एक ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों के साथ। तो ये दो चार लोग का नाम लिख देना है कि उन लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। जो राजा थे अंग्रेजों के विरोध में, ये विद्रोही शासकों की संख्या बहुत सीमित है। कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई और ऐसा 10-12 लोग का नाम सुनते हैं, इतना ही में तो बेचारा काम खत्म। तो इतना ही में पूरे इंडिया का क्या करेगा। यदि यह विद्रोह पूरे राष्ट्र में फैला होता तो अंग्रेज अपने सेना को पूरे राष्ट्र में शांत कराने भेजता, तो इससे सेना कम कम होते, जीत आवश्यक होती। कम जगह विद्रोह हुआ तो सेना का संकेंद्रण ज्यादा रह गया। एक ही जगह ज्यादा सेना है तो जो से राजा विद्रोह किए बेचारे मारे गए। तो ये इसके मेन पॉइंट्स रहेंगे। तो लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, यह विद्रोह प्रारंभ होते ही, यह विद्रोह प्रारंभ होते ही काफी तेजी से विस्तारित हुआ, काफी तेजी से विस्तारित हुआ, परंतु परंतु इसका विस्तार राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका, राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सका। अल्पसंख्यक राजा ही, अल्पसंख्यक राजा ही अंग्रेजों के विरोधी हुए, विरोधी हुए। बहुसंख्यक राजा महाजन, बहुसंख्यक राजा महाजन अंग्रेजों के ही साथ हुए, अंग्रेजों के ही साथ हुए, जिसे जिसे इस विद्रोह को शांत करने में, जिसे इस विद्रोह को शांत करने में वे सफल हुए, इस विद्रोह को शांत करने में वे सफल हुए। चलिए उसी में लिख दीजिएगा, या पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं, उसी में भी लिख सकते हैं, दो पॉइंट्स करके चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्रोहियों का, विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं थे, विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेता नहीं थे, कोई सर्वमान्य नेता नहीं थे। एक नेतृत्व नहीं होने से, एक नेतृत्व नहीं होने से उनका कोई सुनियोजित, उनका कोई सुनियोजित कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ, कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ, और न ही विद्रोहियों के बीच, और न ही विद्रोहियों के बीच कोई आपसी तालमेल रहा, न ही विद्रोहियों के बीच कोई आपसी तालमेल रहा, विद्रोहियों के बीच आपसी तालमेल रहा, आपसी तालमेल रहा, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए, विद्रोही के पास, विद्रोही के पास संसाधनों की सीमित मात्रा थी, विद्रोही के पास संसाधन सीमित थे, विद्रोही के पास संसाधन सीमित थे, संसाधन सीमित थे। संसाधन में डाक रेल कर लो। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने डाक सेवा,
डाक सेवा, रेल सेवा, संचार सेवा, डाक सेवा, रेल सेवा, संचार सेवा का भरपूर लाभ उठाया, का भरपूर लाभ उठाया, तो वहीं दूसरी ओर विद्रोही, वहीं दूसरी ओर विद्रोही को छिपकर स्थानांतरित होना पड़ता था, विद्रोही को छिपकर स्थानांतरित होना पड़ता था, छिपकर स्थानांतरित होना पड़ता था। उसी में लिखते चलिए, सेना भी लिख दीजिए। अंग्रेजों के पास सेना की संख्या अधिक थी, सेना की संख्या अधिक थी, उनके सेना आधुनिक हथियार से युक्त थे, उनके सेना आधुनिक हथियार से युक्त थे, आधुनिक हथियार से युक्त थे, तोप और राइफल के प्रयोग ने विद्रोहियों पर विजय दिलाने में सहायक रहा, विद्रोहियों पर विजय दिलाने में सहायक रहा, विजय दिलाने में सहायक रहा। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, एक पैराग्राफ और कर लेते हैं तो हो जाएगा। अब हम लोग देखो नेतृत्व की बात कर लिए, ये सब कर लिए, अब हम लोग एक पैराग्राफ और कर लें। तो अब हम लोग मेन देखें 1857 विद्रोह के लिए सही समय नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय अंग्रेज के लिए बड़ा अच्छा समय। कैसे अच्छा समय है? तो अंग्रेज इस समय सभी जगह से युद्ध से, सिखों से, अफगान से, सब जगह से निश्चिंत हो चुका है, और निश्चिंत होकर इनकी सैनिक अभी कंप्लीट भारत में, अगर कई जगह मोर्चे पर उलझा रहता तो सेना इसका बटा रहता। इस समय सभी मोर्चे पर शांति है और सेना इसका एक जगह, इसीलिए इस समय उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। कई इसके अंधविश्वास जो देख रहे हो, यह भी एक फैक्टर कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता। अंधविश्वास क्या है? तो भारतीय अंधविश्वासी भी उतने रहते हैं। अंधविश्वासी का मतलब अगर कोई लड़का परीक्षा देने जा रहा है और 4 बार खाली बिलाई होकर रास्ता काट दे तो पीटीए से ही फेल हो जाएगा। बस इतने से समझ, मोटरसाइकिल से जा रहा है, परीक्षा में एक बार काट दिया, जय भगवान रास्ता काट रहा है, फिर बड़ा दोबारा काट दिया, कुछ अनहोनी आज लिखा हुआ है, तीसरा काट दिया, बार बार हमने कहा काट रहा है, चौथा काट दिया तो इतना टेंशन है कि सवार आता क्वेश्चन जो गया। तो यही काम 1857 में हुआ। उस साल उल्का पिंड दिखा और भारतीय ही मानते थे कि उल्का पिंड का दिखना अशुभ होता है। बस काफी था, लड़ भी रहे हैं और अंदर अंदर जब को मरा रहा है तो कह रहे हैं उल्का भी दिख गया था, हम लोग को जितना नहीं, हम लोग को तो सुबह होना। तो ये अंधविश्वास भी उनको ले डूबा। जब तक अंदर से कहे तो तुमको 4 बार बिलाई रास्ता काट दिया तो तुम्हारा पीटी में 10 क्वेश्चन गलती ऐसे ही हो जाएगा, खाली चिंता फिक्र। उसी तरह से ये अंधविश्वास से भी विद्रोह असफलता का एक रीजन, ये भी कई इतिहासकार मानते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके दोनों पॉइंट्स दे दें, लिखिए 1857 का समय, 1857 का समय अंग्रेजों के लिए सही समय था, अंग्रेजों के लिए सही समय था। इस समय वे सभी मोर्चे पर शांति प्राप्त कर चुके थे, शांति प्राप्त कर चुके थे, जिससे विद्रोहियों को शांत करने में अधिक ताकत झोंके, वहीं दूसरी ओर इस विद्रोह की असफलता का एक कारण भारतीयों का अंधविश्वास को माना जाता है, भारतीयों के अंधविश्वास को माना जाता है। इस वर्ष पुच्छल तारा दिखने के कारण भारतीय अशुभ मान रहे थे, चलिए अशुभ मान रहे थे। चलिए कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखें कि इसके असफलता के कई रीजन थे। क्वेश्चन हेड लगाएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। अब यहां से हम लोग चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले दिन कांग्रेस कंप्लीट, तब एक दिन स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट करेंगे,